पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव आपको लगातार जो है राजनीति की खबरें, बिहार से जुड़ी हुई तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लगातार दे रहा है। इस बीच आपने देखा कि बिहार की राजनीति में बड़े घटनाक्रम हुए। बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो आप कल से भारत लाइव पर देख रहे हैं। देखिए, लेकिन कल बहुमत तो साबित हो गया। नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर लिया। अध्यक्ष पद पर भी अब भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर यादव का नामांकन आज हो रहा है। लेकिन तब से ही अब हुआ है, तब से ही बिहार की जनता में और मेरे भी मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। सम्राट चौधरी का वो बयान याद कीजिए। उन्होंने भरे सदन में कहा सभी फाइल खोले जाएंगे, सभी का जांच कराया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है भरे सदन में कि आप लोग जो ऑफर दे रहे थे उसकी भी जांच कराएंगे, आखिर पैसा कहां से आया। तो देखिए, अब जांच कराने का, फाइल खोलने का जो प्रलोभन दिया जा रहा था, देखिए कल एक एफआईआर भी हुआ। आपने देखा कि 10 करोड़ रुपए मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया। तो तमाम प्रश्न हैं बिहार की जनता के पास और मेरे मन में भी। तो हम सीधे बाबा से चलते हैं पूछने के लिए कि आखिर बाबा सदन में उस समय मौजूद थे। कल जो सारी राजनीतिक प्रक्रियाएं, घटनाएं हो रही थी, उस समय बाबा उस समय सदन में थे। तो बाबा से सीधे हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर बहुमत साबित होने के बाद अब आगे क्या, अब आगे क्या होगा। हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहला पूछना चाहेंगे कि बाबा, सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है जांच होगा, फाइल खुलेगी, इसके मायने क्या? देखिए सागर, कल जिस तरह से पूरे दिन सदन में एक अलग अलग तरह का माहौल रहा। हालांकि हम लोगों को तो इससे पहले भी कई बार देखने का मौका मिला है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत सारी बातें थी जो जानने लायक थी कि अंत समय तक, लास्ट समय तक ये राजनीति है जो पत्ते अपने नहीं खोलती है। आपने देखा कि खेला होगा हो रहा था, उल्टे दिशा में खेला हो गया। आपने देखा कि उनके विधायक तो आए नहीं, विपक्ष के पास बैठे नहीं, लेकिन विपक्ष से 3 विधायक आकर के जब सत्ता पक्ष के तरफ बैठ गए तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी रची गई थी। पूरी रात आपको याद होगा कि हमारी टीम काम करती रही, ये पता लगाने की कोशिश करती रही कि आखिर कौन सा खेल करने की बात की जा रही है, दोनों खेमे में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो देखने को मिला, और सम्राट चौधरी के जो बयान की आपने चर्चा की है, उन्होंने कहा कि सबकी फाइलें खुलेंगी। इसके पीछे आप नीतीश कुमार को थोड़ा सा याद कीजिए। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में क्या कहा था और नीतीश कुमार अपने संबोधन में पहले भी क्या कह रहे थे। नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए थे तो कहा कि हाँ, इस बात को लेकर के वो काफी नाराज थे कि अरे ये लोग तो क्या कर रहा था, सब हमको पता है। इस पर हालांकि प्रतिक्रिया भी आई कि अगर आपको पता था तो आपने रोका क्यों नहीं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ 17 महीने के जिस कार्य को लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम अपनी पीठ थपथपा रही है, उसको लेकर के सम्राट चौधरी ने फाइल खोलने की बात कह के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया है कि इस बार की जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये कुछ अलग है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पहले ही दिन बहुमत साबित करने के अगर इस तरह की बात होती है तो इसका मतलब है कि कहानी इस बार नई रची जाएगी, नई लिखी जाएगी और सम्राट चौधरी का एक्शन पूरी तरह से जारी है। जी, तो बाबा, और गायब विधायकों का मेरा दूसरा जो सवाल होगा कि आखिर गायब विधायकों के इलाज वाली बात भी सम्राट चौधरी ने कहा। बोला कि जो हमारे 5 लोग अभी नहीं आए हैं सदन, उनका भी इलाज होगा। हालांकि 3 विधायक जो है वो आ गए, कैसे आए, जोर जबरदस्ती से आए फिर या फिर डरा धमका के आए, लेकिन उन लोगों के साथ भी क्या कुछ हो सकता है बाबा? देखिए, सीधी सी बात है कि सम्राट चौधरी ने 2 बातें कही। सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि खेला हो गया ना, खिलौना दे दिया। जी, पहली बात उन्होंने कह के ये बात कर दी। उसके साथ साथ जब उनके गायब विधायकों की बात शुरू हुई कि 5 विधायक जो महागठबंधन के, माफ कीजिएगा, एनडीए के गायब हैं, उनका क्या होगा, जिसमें से जदयू के भी थे और भारतीय जनता पार्टी के दोनों दल के 5 विधायक गायब थे, जिसमें से आपको पता है कि बीमा भारती, जिनको लेकर के उनका इलाज तो लगभग हो ही गया है, आप देखवे किए होंगे। जी, बिल्कुल। रास्ते में उनका इलाज हो गया, दौड़ी दौड़ी भागीरथी देवी, आंख से आंसू आने लगे थे। आपने देखा ही होगा कि कुछ बोलने में असहज थी, बहू की बीमारी की बात कर रही थी, जाम होने की बात कर रही थी।
रश्मि वर्मा के बाबा रश्मि वर्मा के बाबा साथ कोई भाजपा के ही एक विधायक ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत के दौरान हमसे बात किया कि भागीरथी देवी को हम लोगों ने वो बात सिखाई, तब जाके वो बात बोल पा रही थी। बिल्कुल, आप देखें नहीं, भागीरथी देवी को जिस तरह से ट्रैक करके रखा हुआ था, हालांकि वो वोकल हैं, बहुत बोलती हैं, बोलने में कहीं पीछे नहीं हटती हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने क्या कहा था जब नीतीश कुमार मैंने इस तरह की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तो इन सारी बातों को लेकर के रश्मि वर्मा की बात करें तो उनके पास भी कोई सवाल नहीं था। डॉक्टर संजीव जिस तरह से सदन में लाए गए और जिस तरह से बैठे हुए थे चेतन आनंद के बगल में, वो देख करके सबको अंदाजा हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस गए हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनके भाई के ऊपर भी नजर है। मिश्री लाल यादव की बात करें तो ये भी दरभंगा से पटना आ रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हो गई, ये बात कह करके अपना किसी तरह से उधर पल्ला झाड़ा। देखिए, सारे 5 गायब जो नजर आ रहे थे, ये सब उस खेल का हिस्सा हो सकते हैं, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने जिस तरह से बीमा भारती से बात किया था, ये अब इसके बाद संजीव से भी बात हुई थी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं हमने भी बात किया था, ये सारे लोग बरगला रहे थे। इसके अलावा भी कई लोग थे जिन लोगों ने FIR किया है, उनमें से कई लोग पर ट्रैक किए जा रहे थे। हम लोगों ने लगभग 8 नाम बताए थे, 8 नाम में से लगभग वो 8 नाम सही साबित हुए। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इलाज करने की बात जो कहा है सम्राट चौधरी ने, वो इलाज लगभग शुरू हो चुका है और आगे भी इसकी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। बाबा, क्या लगता है इस प्रलोभन के पीछे कौन कौन लोग थे, कितने की डिमांड की जा रही थी? क्या सत्ता का दुरुपयोग जो है सरकार ने किया है? देखिए, इसके पीछे कई रणनीतियां काम कर रही थी। पहला तो ये कर रहा था कि जो 128 का आंकड़ा है उसे कैसे तोड़ा जाए, यानी 6 से 7 विधायक जिसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, ये 6-7 विधायकों को ट्रैप में तो जरूर फंसा लिया गया था, लेकिन इसमें से अंतिम समय में बहुत लोगों को ये पता चल गया। और आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि बार बार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को दावे के साथ कह रहे थे, हमने भी इस खबर को कहीं ना कहीं पुष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, इसमें नीतीश कुमार की कहीं से कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार ने तो सरकार बदल करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डाल दिया। अब आप गोल कीजिए या सेल्फ गोल कीजिए, ये आपके हाथ में है। आप देखते हैं ना कि डी एरिया में जाकर के जब मिडिल फील्डर जो होता है बॉल को ले जाकर के डी एरिया में डाल देता है, तो अब वहां जो फॉरवर्ड खिलाड़ी है उसका काम होता है कि वो गोल करता है या फिर सेल्फ गोल करके वहीं से उल्टा दिशा में गेंद मारता है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो लोग इसमें संलिप्त थे, सरकार उनके हाथ में है। और कुछ लोगों पे तो आपने देखा वो इलाज शुरू हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब कई लोगों के इलाज होने हैं और उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कल आप जब खबर हम कर रहे थे तो आपने एक बात बताई थी कि FIR हुआ है और FIR में बड़ी लंबी लिस्ट में बहुत सारे चीज खुलासे किए गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि खेल शुरू हो गया है। और दिल्ली से डायरेक्ट, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आज भी हमने खेल समझिए में किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, जो बातें चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उसके पाले में गेंद थी, उसको अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी। 2024 के चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नीतीश कुमार इतना बड़ा संगठन बना रहे थे, वो संगठन को कैसे ध्वस्त किया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सरकार कैसे नहीं बचाएगी, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़े, संविधान को थोड़ी देर के लिए पीछे रखना पड़े, ये सारे काम करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। बड़ी बात बता दी और अब आप समझ लीजिए, ये इसी के दावे से हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे दलों के जिसकी सरकार चल रही हो उसके विधायकों को के साथ अपनी सरकार बना सकती है। आपने देखा मध्य प्रदेश, आपने महाराष्ट्र देखा, कई राज्यों में इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या बिहार में ये खेला आप समझ सकते हैं कि कोई कर लेगा? और उसमें भी तेजस्वी यादव की कल के जो एक्शन था, कल उनका भाषण था, उसका मैं मुरीद हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने बात कहा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से उनके पूरे परिवार पर मामले चल रहे हैं, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने मामलों के बावजूद क्या वो हिम्मत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का टकराव लेने के लिए? एक बात तो साफ नजर आ रही है कि टकराव तो उन्होंने लिया है, लेकिन अब आगे की जो रणनीति है, इसमें कौन कौन शामिल थे, इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं खुलासा भी होता गया है।
और आपने देखा होगा कुछ एफआईआर में सब कुछ दर्ज है कि किसने क्या कहा, किसने क्या डिमांड किया, किसने किसको ट्रैप किया, कितने का डिमांड था, क्या क्या उसमें ग्रीवांसेस थे, वो सारी बातें सामने नजर आ गई हैं। इसके साथ साथ एक और दूसरे पहलू पर भी बात करना होगा सागर जी बाबा, कि 3 लोग जो सत्ता पक्ष की तरफ जाकर के पहले से बैठ गए, बिल्कुल उन्हीं के बारे में मेरा सवाल था बाबा। अगला मेरा जो सवाल था बाबा, मेरा वही सवाल है कि क्या वो तीनों विधायक आज सदन आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जिस चेतन आनंद के गायब होने की एफआईआर उनके भाई ने दर्ज की थी, उनका पूरा परिवार टेंशन में था, उसी चेतन आनंद को सत्ता पक्ष के लोगों ने कितनी देर तक अपने ऑफिस में बैठा कर डिटेन करके रखा था। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, सदन में मौजूद लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चेतन आनंद को वहां अपने चैम्बर में बैठा करके रखा गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि नीलम देवी भी उसमें शामिल थी। प्रहलाद यादव थोड़ा सा सरप्राइज जरूर थे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बड़ी भूमिका विजय कुमार सिन्हा की है, क्योंकि सूर्यगढ़ा से आते हैं और उन्हीं के क्षेत्र के बगल के हैं। जी पहले भी इनको इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इनका जो पत्ता है वही साफ हो जाए, क्योंकि अगली बार आप समझ रहे हैं कि जो वहाँ की स्थिति है, और वहाँ से जो प्रेमरंजन पटेल काफी मेहनत करते हैं, वो लगातार जमीन से जुड़े हुए हैं। अब इनके आने से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि ये अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीलम देवी की बात करें तो नीलम देवी की नाराजगी आप समझ सकते हैं। मैंने एक खबर भी किया है कि आप जब सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि ए टू जेड की पार्टी है। 2020 से ही वो लगातार ए टू जेड की पार्टी बता रहे हैं। ए टू जेड की पार्टी में अगर सरकार में आप शामिल होते हैं, एक भूमिहार और एक राजपूत को शामिल करते हैं, ब्राह्मण और कायस्थ आपके यहाँ है ही नहीं, अगर हैं भी तो आप उनको स्थान देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ए टू जेड की पार्टी कैसे बन सकती है? और इनके ए टू जेड कहने से जो राजनीतिक समीकरण बन रहा था राजद के तरफ, जो तेजस्वी यादव की नई टीम के तरफ, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घबरा गए, क्योंकि ए टू जेड की टीम तो उनकी है। उन्होंने सबसे पहला प्रहार किया, आप देख लीजिए कि राजपूत समाज पे सबसे पहले सुधाकर सिंह को टीम से आउट किया मंत्रिमंडल से। तो ए टू जेड की टीम का पहला टांग टूटा, 2 टांग तो पहले से टूटा हुआ था। तीसरा टांग था कार्तिक मास्टर, जो कि अनंत सिंह के बहुत करीबी थे। हालांकि वो अनंत सिंह के रडार से निकल रहे थे, उनको भी आपने देखा कि कैसे बाहर जाना पड़ा मंत्रिमंडल से। और इतने दिनों 17 महीने के शासन में तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो नीतीश कुमार से कहें कि भाई हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दीजिए। जी बाबा। तो इसका मतलब है कि ए टू जेड की तंगड़ी तो पहले ही तोड़ दी गई। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी हैं वो और जो नई सरकार बनी है ये एक्शन में है, और इसका एक्शन देखने को आपको आज से मिल सकता है। बाबा, सदस्यता तो जानी तय है तीनों विधायकों की। देखिए, सदस्यता जाने के पीछे की भी बहुत सारी कहानी है। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं। कारण कि ये दोनों जो सदस्य हैं, ये जब वोटिंग हो रही थी अध्यक्ष को के अविश्वास के खिलाफ, तब इन्होंने ये फैसला लिया था कि वो नैतिकता के आधार पर अपना फैसला अध्यक्ष को हटाने में करेंगे, यानी सत्ता पक्ष के तरफ करेंगे। तो ये एक वैधानिक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहां व्हिप जारी नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आनी बाकी है। अभी तो आप समझ सकते हैं कि हमने पहले ही बताया था कि राज्यसभा बाकी था, तो राज्यसभा का तो खेल हो गया, लेकिन लोकसभा बाकी है, अभी भी एमएलसी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी कहानी जो है कहीं ना कहीं घूम सकती है। हो सकता है कि प्रहलाद यादव के आने के बाद हो सकता है कि प्रेमरंजन पटेल का भी भाग्य चरचरा जाए। बहुत सारी बातें हैं जो अभी नजर आएंगी। और आप देखिए ना कि हम जो लगातार चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा के बाद आप देखिए कि लोकसभा के बाद जो एमएलसी वाली सीट खाली हो रही है, उसको लेकर के भी बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाबा, एक सवाल और है। कल के जो भाषण अगर देखे जाए तो देखिए, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से बता दिया है, अपने भाषणों के संदेश दिया कि वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक थे। जो जैसा वो बाहर से भी समर्थन करने को तैयार थे। लेकिन अब जो सरकार है, उन्होंने चेतावनी भी दिया तेजस्वी यादव ने कि हमारे विभाग से अगर कुछ काम हो रहा था तो क्या हम क्रेडिट नहीं लेते। सम्राट चौधरी को टारगेट करके और विजय सिन्हा को टारगेट करके उन्होंने कहा कि अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोई काम करिएगा तो क्रेडिट अपने मत लीजिएगा।
तो बाबा इसके मायने क्या हैं? कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तेवर वाले नेता हैं। क्या नीतीश कुमार को आराम देकर अब खुद सीएम कमान संभालने की तैयारी में है? देखिए, ये तो आपको नजर आ गया होगा कि पहले नीतीश कुमार के बगल में कौन कौन बैठते थे। तेजस्वी यादव रहते थे, तब भी एक तरफ उनका विजेंद्र यादव और एक तरफ विजय चौधरी बैठा करते थे। जी। अब इधर आप देख रहे होंगे कि जब से ये नई सरकार 28 तारीख को शपथ ग्रहण की, उसके बाद से नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी और दूसरे साइड में विजय कुमार सिन्हा बैठते हैं। इसका मतलब आप समझ लिए कि जो स्थिति है उसमें पहले भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने जो नई टीम को किया है, और ये दोनों, जैसा कि आपने बताया भी कि तेजस्वी यादव बता भी रहे थे कि आप लोग क्रेडिट लेने से मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि इन दोनों के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं, और एक और रिश्ता कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के रिश्ते भी आपस में कैसे रहे हैं, ये भी छुपा नहीं है। इसका भी जिक्र तेजस्वी ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, व्याकुलता वाली बात और अन्य बातों को लेकर के उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, ये मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का, और इस मास्टर स्ट्रोक में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो जरूर तय कर दिया है कि नीतीश कुमार को साइड में करके अब ये दोनों एक्शन में रहेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए बाबा, एक और अंतिम सवाल जो कि हमारे मन में भी काफी दिनों से चल रहा है। आपने हालांकि पहले भी ये बात बताई थी कि दलों में भगदड़ मच सकता है, तो क्या लगता है बाबा कि कौन से दल से किधर की तरफ अब लोग भागेंगे? अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। जी मैंने कहा था कि एक एक मंत्रियों के हाथ में इतने इतने विभाग हैं क्यों। ये सारी बातें मैंने कहा था, और इसके पीछे की कहानी भी मैंने बताया था कि बहुमत साबित करने के बाद अब जिन लोगों को ये भ्रम हो रहा हो, हमारे विश्लेषण को देख लें, क्योंकि हमारे विश्लेषण में हम उन बातों को बताते हैं जो हम स्थापित करते हैं, उन बातों को बयानों के आधार पर, आपसी बातचीत के आधार पर, अपनी राजनीतिक सूझबूझ और बुद्धि के आधार पर, ये अलग होता है। लेकिन बयानों के आधार पर जो हम बात करते हैं, खेला होगा, जैसे किसी ने कहा खेला होगा, तो हम उस बयान को भी आप तक रखते हैं कि फलाने ने फलानी बात कही। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा विश्लेषण होता है वो पूरी तरह से हम पर आधारित होता है, हम अपने हिसाब से उन चीजों को, तथ्यों को रखते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये बात कहा था कि अभी बहुत सारे लोग हैं, चाहे जितना भी, एक बड़ी पुरानी हमारे यहाँ कहावत है कि मुर्गे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी मुर्गे को कटना है। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि बहुमत साबित करने और सरकार को बचाने के फिराक में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग थे, उसके साथ साथ महागठबंधन के लोगों को ये भ्रम था कि वो सरकार बना लेंगे। तब तक वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि अगर सरकार कहीं बच जाती है, जो माहौल क्रिएट हुआ था, तो उसका आपको पता ही है कि जब भाजपा के और जदयू के विधायक 5-5, 6-6, 7-7 गायब हो जाएं, तो इसके मायने तो आप समझ ही सकते हैं ना। तो लगभग सरकार गिर ही गई थी। लेकिन ये सूझबूझ नीतीश कुमार और खास करके भारतीय जनता पार्टी की, जिसने अपनी सरकार को भी बचा लिया और विधानसभा के अध्यक्ष को भी पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं बैठेगी। और जितने लोग हम पहले बता रहे थे कि 13-14 लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं, वाम दलों के संपर्क में हैं, अच्छा, आज भी इन लोगों पर वो सारी चीजें लागू है। और कई लोग इसमें से जो हैं वो अलग अलग कारणों से अपने दल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों को लोकसभा की तैयारी करनी है, लोकसभा में जाना है, कुछ लोगों को एमएलसी बनना है, और कुछ लोगों को और भी तरह से लाभान्वित होने की इच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ देने में सक्षम है, क्योंकि बिहार में भी उसकी सरकार है और केंद्र में भी उसकी सरकार चल रही है। जब तक नए चुनाव होकर के नए प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं होती है, तो तब तक तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक्शन में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि कई दलों में हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में भी एक बड़ी भगदड़ हो, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में तो हो ही गया है। आपने देखा किस तरह से शुरू हो गया है। तो अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। एक प्रहलाद यादव के आने के बाद एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है बाबा। बिल्कुल, ये सारे समीकरण जुड़ करके एक बात बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा अपनी पार्टी को एकजुट रखना, और उसकी शुरुआत हो गई है। आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट की बात।
जी तो वो इफेक्ट धीरे धीरे नजर आ रहा है। वो बच्चों वाली, आपको याद होगा कि जब हम ईंट भट्टे में जाते हैं तो हमारी जी इच्छा होती थी बचपन में कि हम ईंटा खड़ा करके और एक ईंटा को गिराते थे, बाकी सब गिरते चले जाते थे। जी तो जी ये खेल लगभग शुरू हो चुका है। हम इसकी जानकारी बहुत पहले दे चुके हैं। जी। तो लेकिन देखिए एक और अपडेट अभी आया है हमारे पास। देखिए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक के बाद लगातार कमेंट पे कमेंट वो कर रही हैं अपने एक्स हैंडल पर। उन्होंने एक बार फिर से लिखा है, धोखेबाज को बिहार करारा जवाब देगा, लहजे और लफ्ज बयां कर देते हैं कि तेजस्वी की परवरिश हुई है और मुरेठी लाल सिर्फ पाला गया है। बिहार में तड़ी पार का जो उत्तराधिकारी है उसी का बाप, और ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है कि हम यहाँ बता नहीं सकते हैं बाबा। देखिए आप बता रहे हैं कि ये पूरी कहानी रोहिणी आचार्य से शुरू होती है और वहीं आके खत्म होती है। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने ही एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के कारण नीतीश कुमार के पास मौका मिल गया था बाहर निकलने का। अब इतना ही आप समझ लीजिए कि ये ट्वीट और ज्यादा कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। आप तेजस्वी यादव की बड़ाई करिए, जितना करना है कर सकते हैं आप। तेजस्वी यादव को लेकर के हम भी उनके मुरीद हुए हैं। कल के उनके भाषण और बयान से उन्होंने किसी भी तरह का कुछ ऐसी बातें नहीं कही जिसके मायने कुछ अलग निकाले जाएं। लेकिन रोहिणी आचार्य लगातार जिस तरह से एक्शन में है, वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि उनके मन का भड़ास हो सकता है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से कहीं से भी ठीक नहीं है। एक झटका तो लग चुका है, आगे अभी बहुत होना बाकी है। चलिए तो देखिए, बाबा से जानिए कार्यक्रम में आपको बिहार के जनमानस के दिमाग में जो प्रश्न चल रहे थे और हमारे भी जो सवाल थे उन सभी के जवाब से बता दिया है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है और संभावनाएं किन चीजों की बन रही हैं। लेकिन देखिए आपको एक और बड़ी खबर, हालांकि हमने खेल समझे में भी बताया है आपको कि भारत लाइव के एक और खबर पर बड़ी मुहर लग चुकी है। देखिए भारत लाइव ने आपको उसी दिन बता दिया था जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली विधानमंडल दल की बैठक जो है भाजपा कार्यालय में आयोजित थी, और उसके बाद जो हमारा लाइव कार्यक्रम हुआ था उसमें ही आकर हमने सबसे पहले बता दिया था, जब कोई चर्चा नहीं था तभी हमने बताया था कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हो सकते हैं। और आज आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव उसके लिए नामांकन करने वाले हैं। तो हमारी ये खबर पर मुहर लगी। और एक खबर और हमारी मुहर लगी थी, उसी दिन हमने यह बोला था, उसी नंदकिशोर वाले के बाद ही हमने बोला था कि विजय सिन्हा भी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं, हो सकते हैं। और बाबा ने भी इस पर मुहर लगाई थी। तो आपने देखा कि ये खबर सच हुआ। तो भारत लाइव इंटरनल खबरों पर काम करता है। हम अंदर की राजनीतिक खबरों को निचोड़ कर आप तक लाते हैं और भविष्य की संभावनाओं पर, जैसा कि बाबा से जानिए कार्यक्रम में आपने तमाम अपडेट्स को जाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।